हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एमकॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम चैप्टर भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत की मौद्रिक नीति सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और इसमें अब हमारे पास आता है मौद्रिक नीति का चौथा पॉइंट, जो पिछले वाले वीडियो के अंदर छूट गया था क्योंकि इतना बड़ा वीडियो हो नहीं पाता है। तो अब टॉपिक नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार का उद्देश्य। लॉर्ड केन्स ने अपनी नवीन प्रकाशित पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार प्राप्ति का होना चाहिए। इस संबंध में लॉर्ड केन्स ने यह मत व्यक्त किया था कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति लक्ष्य में विनिमय, स्थायित्व एवं मूल्य स्थिरता के लक्ष्य स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। उनके मतानुसार मौद्रिक नीति का उद्देश्य व्यापार चक्रों में आने वाले उच्चावचनों को सीमित कर बचत और विनियोगों में पूर्ण रोजगार के बिंदु पर साम्य स्थिति स्थापित करना होना चाहिए। मंदी काल में व्यापक रूप में से फैली हुई बेरोजगारी के कारण पूर्ण रोजगार मौद्रिक नीति का एक प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि पूर्ण रोजगार मौद्रिक नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। ये पहले बताया गया था कि स्वर्णमान प्रणाली के काल में मौद्रिक नीति के उद्देश्य के रूप में पूर्ण रोजगार की नीति को कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाती थी। उस काल में विनिमय स्थायित्व को मौद्रिक नीति के रूप में विशेष मान्यता प्रदान की जाती थी, किंतु स्वर्णमान के पतन के पश्चात प्रतिबंधित मुद्रामान के अपनाए जाने पर मौद्रिक नीति के इस उद्देश्य को मान्यता प्रदान की जाने लगी। अतः वर्तमान युग में विश्व के अधिकांश देश अपनी मौद्रिक नीति का उद्देश्य पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना स्वीकार करते हैं। मौद्रिक नीति के पूर्ण रोजगार उद्देश्य का विस्तृत अध्ययन करने के पूर्व रोजगार विचारधाराओं को भी समझ लेना आवश्यक है। बेरोजगारी एक सामाजिक एवं आर्थिक बुराई है। यह समस्या देश के आर्थिक प्रगति में विशेष व्यवधान उत्पन्न करती है। यही कारण है कि आज प्रत्येक राष्ट्र बेकारी एवं बेरोजगारी की समस्या के निवारण के संदर्भ में अपनी आर्थिक एवं मौद्रिक नीति का उद्देश्य पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखना निर्धारित किया गया है। पूर्ण रोजगार की स्थिति का यह अर्थ नहीं है कि देश में सभी कार्य योग्य व्यक्ति कार्य पर लगे हुए हों, अर्थात देश में सभी कार्य योग्य व्यक्ति कार्य पर लगे हुए हों और बेरोजगारी शून्य स्तर पर हो। अनेक कारणों से कार्य योग्य जनसंख्या का 2 या 3% भाग बेरोजगार रह सकता है। वास्तव में देखा जाए तो यह भी कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में कोई भी देश ऐच्छिक, मौसमी, आकस्मिक, तकनीकी, श्राप प्रमुख आदि विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी की दशाओं से मुक्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी उपयुक्त वर्णित कारणों से न्यूनाधिक रूप से में बेरोजगारी की दशाएं बनी रह सकती हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी को निम्न स्तर पर रखा जाता है। दूसरे शब्दों में बेरोजगारी की समस्या देश की कुल जनसंख्या के बहुत कम प्रतिशत लोगों को प्रभावित करती है। वास्तव में पूर्ण रोजगार की दशा में बेरोजगारी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में रहती है, जिसके फलस्वरूप कोई गंभीर सामाजिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अतः मौद्रिक नीति का लक्ष्य पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के स्थान पर अधिकतम रोजगार के स्तर को बनाए रखना अधिक युक्तिसंगत माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में गंभीर बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का संचालन किया जाना चाहिए।
संक्षेप में ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक समय में मौद्रिक एवं आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना तथा इसी स्तर पर आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना माना गया है। वर्तमान में पूर्ण रोजगार नीति को कुछ बिंदुओं के आधार पर बताया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है, आज जब विश्व के अधिकांश देश निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या से ग्रसित हैं, मौद्रिक नीति के उद्देश्य के रूप में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने का लाभ अधिक उपयुक्त है। नंबर 2, पूर्ण रोजगार की नीति मानवीय दृष्टिकोण से न्यायोचित है, क्योंकि यह एक मानवीय समस्या के समाधान के संदर्भ में अपनाई जाती है। इस नीति के माध्यम से रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यह नीति इसलिए भी अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसके सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप आर्थिक कल्याण का लक्ष्य सुगमतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रोजगार की नंबर 4 आता है, पूर्ण रोजगार की नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पन्न चक्रीय उच्चावचनों को सफलतापूर्वक नियंत्रित भी किया जा सकता है। याद रहे कि इस प्रकार के चक्रीय उच्चावचन अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना तथा उसे स्वीकार तथा उसे उसी स्तर पर बनाए रखना या बनाए रखने में प्रयास करना मौद्रिक नीति का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य बन जाता है। इसके लिए पूर्ण रोजगार स्तर पर विनियोग एवं बचतों के साम्यक स्थिति बनाए रखना आवश्यक होगा। उसके पश्चात आता है आर्थिक उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास का उद्देश्य। विभिन्न स्तर की अर्थव्यवस्था अर्थात अविकसित, अल्पविकसित, विकासशील आदि में मौद्रिक नीति के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं और हो भी सकते हैं। परंपरागत विचारधारा के अनुसार विकसित राष्ट्रों में मौद्रिक नीति का प्रमुख लक्ष्य पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना तथा उसे उसी स्तर पर देश में आर्थिक स्थायित्व बनाए रखना माना गया था। इन अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता थी कि मौद्रिक नीति एक अल्पकालीन यंत्र के रूप में होती है, जिसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में उत्पन्न चक्रीय परिवर्तनों की नीति को नियंत्रित करने हेतु किया जाता था, ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे तथा देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा न हो सके। इस दशा में अर्थव्यवस्था का संचालन सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। परंपरागत अर्थशास्त्री इस मत के समर्थक नहीं थे कि मौद्रिक नीति का प्रयोग आर्थिक विकास हेतु किया जाए। विकसित देशों के संदर्भ में यह दृष्टिकोण किसी सीमा तक उचित भी था, किंतु इसके विपरीत अविकसित देशों के संबंध में मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य अधिक उपयुक्त एवं न्याय संगत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे देशों में उत्पादन एवं रोजगार की दशाओं में चक्रीय परिवर्तनों की समस्या अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। अविकसित देशों में वास्तविक समस्या अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन की होती है। इन देशों में पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान के अभाव में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण रूपेण विदोहन संभव नहीं हो पाता है। इन दशाओं के फलस्वरूप देश में बेरोजगारी अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, जनसाधारण का जीवन स्तर अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में नीचे चला जाता है, गिरता चला जाता है। इन समस्याओं का प्रभावी समाधान संसाधनों के अधिकतम विकास एवं विदोहन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। वुडवर्थ के अनुसार आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को प्राथमिकता इसलिए आवश्यक है कि पाश्चात्य देशों में जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार होने के बावजूद भी गरीबी विश्व की एक प्रमुख समस्या बनी रही है। अतः इस समस्या के समुचित समाधान के संदर्भ में आर्थिक वृद्धि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। मुद्रा एवं साख पर अमेरिकन आयोग अमेरिकन कमीशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि आगे आने वाले वर्षों में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि होना चाहिए। मौद्रिक नीति का प्रयोग आर्थिक विकास हेतु किए जाने के संबंध में इस प्रकार से तर्क दिए जा सकते हैं कि नंबर 1, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास किया जाना आवश्यक होता है।
आर्थिक विकास में वृद्धि किए बिना पूर्ण रोजगार की कल्पना नहीं की जा सकती है। नंबर 2, निरंतर प्रगति से आर्थिक विकास इसलिए भी आवश्यक होता है कि विश्व के सभी देशों के लोगों में सामान्यतया उच्च जीवन स्तर में की आकांक्षा होती है। नंबर 3, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण प्रत्येक राष्ट्र को अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु आर्थिक विकास की गति को समुचित ध्यान में देना आवश्यक होता है। इन कारणों से हाल ही के वर्षों में आर्थिक वृद्धि मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया है, जैसे कि पहले उल्लेख किया जा गया था कि अविकसित देशों में आर्थिक विकास एक प्रमुख समस्या होती है। अतः ऐसे देशों में मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना अधिक उपयुक्त होता है। अब आता है आर्थिक विकास का अर्थ। आर्थिक विकास कहते हैं किसको है, क्या होता है आर्थिक विकास? तो आर्थिक विकास से अभिप्राय दीर्घकाल में किसी देश के वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि से होता है, जिसके लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समुचित प्रयोग करके अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना होता है। आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की उपलब्धता होना आवश्यक है। वित्तीय साधनों के अभाव में साधनों का विदोहन नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि अविकसित देशों में वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है। इसी कारण इन देशों में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। अविकसित देशों में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर विनियोगों में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया को अपनाए जाने के फलस्वरूप वास्तविक आय स्तर ही बढ़ जाती है। अविकसित देशों में मौद्रिक नीति के माध्यम से वित्तीय साधनों के अभाव को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था के में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने की दिशा में सहायक हो सकती है। अर्धविकसित देशों में मौद्रिक नीति विकास में सहायक हो सके, इस संदर्भ में कुछ बातें हैं, जैसे पूंजी निर्माण में मौद्रिक नीति का सहयोग आवश्यक होता है। अर्धविकसित देशों में वित्तीय संसाधनों का अभाव रहता है, अतः ऐसी दशा में मौद्रिक नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन इस रूप में होना चाहिए कि यह पूंजी निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करे। मौद्रिक अधिकारियों की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जनसाधारण में अधिकाधिक मात्रा में बचत करने के लिए प्रोत्साहन करके ऐसी बचतों को पूंजी निर्माण कार्यों में विनियोग करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 2, लचनशील मौद्रिक नीति, फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी। मूल्यों में स्थिरता तथा वित्तीय साधनों में निरंतर वृद्धि बनाए रखने के संदर्भ में लोचशील मौद्रिक नीति आवश्यक होती है। आर्थिक विकास के लिए विनियोजन संबंधी पूंजी की पूर्ति करने के साथ साथ मौद्रिक अर्थ अधिकारियों को मुद्रा की मांग तथा वस्तुओं व सेवाओं की कुल पूर्ति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल पूर्ति से अधिक होती है तो ऐसी दशा में अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन दशाओं में मौद्रिक नीति का उपयोग मुद्रा एवं साख के अत्यधिक प्रसार को नियंत्रित करने हेतु किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है मौद्रिक नीति के परस्पर विरोधी उद्देश्य। मौद्रिक नीति के विपरीत उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो इसमें मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे विनिमय दरों में स्थिरता, मूल्य स्थायित्व, पूर्ण रोजगार की स्थिति, आर्थिक विकास आदि से संबंधित तथ्यों एवं विचारधाराओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन उद्देश्यों में विकास का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ है। इस उद्देश्य को दीर्घकालीन उद्देश्यों की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इसे प्राप्त करने के संदर्भ में मौद्रिक अधिकारी निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य विकसित और विकासशील एवं अविकसित सभी देशों के लिए उपयुक्त माना जाना चाहिए।
मौद्रिक नीति के कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जिनके संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहते हैं, जैसे विनिमय स्थिरता तथा मूल्य स्थायित्व। दूसरा है पूर्ण रोजगार एवं आर्थिक विकास। तो ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये होना चाहिए, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अर्थात अर्थशास्त्री हैं, इनके अंदर ही इन दोनों के प्रति अपने आप में मतभेद रहता है। उसके बाद आता है आर्थिक विकास बनाम पूर्ण रोजगार का उद्देश्य। तो ये आर्थिक विकास बनाम पूर्ण रोजगार का उद्देश्य भी इसमें एक विपरीत उद्देश्य माना जा सकता है कि आर्थिक विकास सही समय पर उचित उपलब्ध संसाधनों के अभाव में नहीं किया जा सकता है और पूर्ण रोजगार की स्थिति भी उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए जो हमारे पास में व्यक्ति होते हैं, जो नवयुवक पीढ़ी होती है, उसको रोजगार प्रदान करने के लिए प्रयास करते हैं, उनको रोजगार प्रदान करते हैं, तो आगामी वर्ष में, अगले वर्ष में न्यू जनरेशन जनरेट हो जाती है कि उसको भी रोजगार देना है। अर्थात ये रोजगार देने की जो प्रोसेस है वो प्रति वर्ष एक बढ़ती हुई दर से बढ़ती जाती रहती है। इसलिए ये संभव नहीं है कि हर किसी को पूर्ण रोजगार की स्थिति के अंदर समायोजित किया जा सके। थैंक यू।